नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। टर्की और सीरिया की हालत बहुत ख़राब है, आप सबको मालूम है दोस्तों। ऑलरेडी डेथ टोल 4000 से ज़्यादा हो चुका है। ये नंबर और भी इंक्रीज हो सकता है, इस तरह रिपोर्ट्स आ रहा है। कई सारे कंट्रीज़ ने टर्की एंड सीरिया को हेल्प ऑफर किया है, इंक्लूडिंग इंडिया। तो इंडिया ने प्लान किया इंडियन एयरफोर्स का C-17 ग्लोब मास्टर एयरक्राफ्ट यूज़ करने के लिए, बेसिकली टर्की तक एड पहुँचाने के लिए। अब इस एयरक्राफ्ट में नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स का टीम भी है, जिनके पास मॉडर्न ड्रिलिंग इक्विपमेंट्स वगैरह है। बेसिकली टर्की में बिल्डिंग्स के बीच में जो फंसे हैं उन्हें बचाने के लिए ये मॉडर्न ड्रिलिंग इक्विपमेंट्स वगैरह काम आएगा। इसके अलावा कई सारे इक्विपमेंट्स वगैरह ऑलरेडी भेजा है दोस्तों इंडियन एयरफोर्स का C-17 ग्लोब मास्टर एयरक्राफ्ट में। वैसे इंडियन टीम टर्की का अदाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच गया है। उन्होंने अपना काम भी शुरू किया है, पर उनको एक लंबा रूट फॉलो करना पड़ा दोस्तों टर्की तक पहुंचने के लिए। लंबा रूट माने आपको इस मैप से पता चल जाएगा। देखिए, इधर आपको इंडिया दिख रहा है, इधर आपको टर्की दिख रहा है। अब इंडिया से अगर टर्की तक पहुंचना है, बेसिकली हमारा एयरक्राफ्ट उत्तर प्रदेश से टेक ऑफ हुआ था, तो इंडिया से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, टर्की, दिस इज द शॉर्टेस्ट रूट। पर देखिए दोस्तों, जब पाकिस्तान से परमिशन पूछा उनकी टेरिटरी के ऊपर से फ्लाई करने के लिए, तो उन्होंने परमिशन नहीं दिया। इस वजह से हमें घूम के जाना पड़ा। बेसिकली अगर पाकिस्तान को अवॉइड करना है तो obvious सी बात है दोस्तों, थोड़ा ज्यादा फ्यूल जलाना पड़ेगा टर्की तक पहुंचने के लिए। अब आप सोचिए दोस्तों, टर्की में क्या सिचुएशन है, यह बात सबको मालूम है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान को। और पाकिस्तान को यह भी मालूम होना चाहिए कि टर्की में एक इमरजेंसी सिचुएशन है, हेल्प जो है जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पहुंचाना है कि नहीं। यह सब जानने के बावजूद अगर पाकिस्तान इंडियन एयरक्राफ्ट की एंट्री डिने कर रहा है, जिसकी वजह से इंडियन एयरक्राफ्ट को ज्यादा टाइम लग गया टर्की तक पहुंचने के लिए, तो दिस इज अटर नॉनसेंस, टोटली अनएक्सेप्टेबल। और यह पहली बार नहीं हो रहा है पाकिस्तान की तरफ से। 2021 में जब अफगानिस्तान में एक इमरजेंसी सिचुएशन हुआ था, बेसिकली तालिबान टेक ओवर के बाद अफगानिस्तान में भी एक ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन एराइज हुआ था, आपको मालूम है दोस्तों। उस वक्त इंडिया ने 50,000 मीट्रिक टन ऑफ व्हीट अफगानिस्तान को भेजा था। तो अफगानिस्तान पहुंचना है तभी हमें पाकिस्तान के थ्रू ही जाना होगा ना, क्योंकि ट्रक के थ्रू हमने व्हीट भेजा था। अब जब पाकिस्तान से पूछा कि भाई हमें ट्रक लेके जाने दो पाकिस्तान टेरिटरी के थ्रू, तो पाकिस्तान ने मना किया। ठीक है, पाकिस्तान ने बोला नहीं। पाकिस्तान ने एक सजेशन दिया कि अटारी वाघा बॉर्डर तक आप लेके आओ, उधर से पाकिस्तानी ट्रक्स में लोड करेंगे, फिर पाकिस्तानी ट्रक्स पहुंच जाएंगे अफगानिस्तान तक। तो इंडिया ने बोला नहीं भाई, ये सब टाइम लगने वाली बात है, जाने दो, कोई इश्यू नहीं, एक इमरजेंसी सिचुएशन है, इसलिए आपको जाने देना चाहिए। अब फॉर्चुनेटली उस वक्त पाकिस्तान ने मान लिया था, भले थोड़ा टाइम लग गया, फिर भी पाकिस्तान ने बोला एक एक्सट्रीम इमरजेंसी सिचुएशन है, इसलिए हम अलो कर रहा है करके। पर अभी जो पाकिस्तान ने डिने किया है, दिस इज नॉनसेंस। तो सवाल अब यह है, व्हाट कैन ए कंट्री डू व्हेन रिफ्यूज्ड ओवर फ्लाइट? या फिर क्या एक कंट्री अपनी टेरिटरी में दूसरा कोई कंट्री का एयरक्राफ्ट की एंट्री मना कर सकता है या नहीं? इसके लिए हमें जाना पड़ेगा दोस्तों शिकागो कन्वेंशन, विच वॉज हेल्ड इन 1944. So the provisions and mechanisms for use of another country's airspace and overflight and landing permissions are based on rules decided by the Chicago Convention 1944. तो बेसिकली अगर एक कंट्री का एयरक्राफ्ट को दूसरे कंट्री का एयरस्पेस यूज करना है, लैंड करना है, केवल ऊपर से फ्लाई करना है, ये सबके रिगार्डिंग प्रोविजंस एंड मैकेनिज्म्स डिसाइड हुआ था 1944 में इन द शिकागो कन्वेंशन। और 1944 में ही यूनाइटेड नेशंस का एक स्पेशलिस्ट एजेंसी फॉर्म हुआ था इंटरनेशनल एयर रूल्स को रेगुलेट करने के लिए। वो है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे ICAO बोलते हैं। तो ICAO के हिसाब से एवरी स्टेट हैज टू द एक्सक्लूजन ऑफ अदर स्टेट्स द यूनिलैटरल एंड एब्सोल्यूट राइट टू परमिट और डिनाई एंट्री इनटू द एरिया रिकॉग्नाइज्ड एज इट्स टेरिटरी एंड सिमिलर राइट टू कंट्रोल ऑल मूवमेंट्स विद इन सच टेरिटरी। आसान भाषा में ICAO के हिसाब से हर एक कंट्री के पास यूनिलैटरल एंड एब्सोल्यूट राइट है टू परमिट और डिनाई एंट्री ऑफ एनी अदर एयरक्राफ्ट। तो बेसिकली उनकी टेरिटरी में क्या आना चाहिए, क्या नहीं आना चाहिए, क्या क्या मूवमेंट्स होना चाहिए, ये सब डिसाइड करने का एब्सोल्यूट एंड यूनिलैटरल राइट वो कंट्री के पास होगा। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं, every state has complete and exclusive sovereignty over the airspace above its territory। मतलब एक एक कंट्री का जो एरिया है, इसके ऊपर जो एयर स्पेस है ना, उसके ऊपर कंप्लीट सोवर्निटी या फिर एक्सक्लूसिव सोवर्निटी होगा उस कंट्री के।
अब आपको लग रहा होगा पाकिस्तान ने जो किया वो तो इंटरनेशनल रूल्स के हिसाब से है, हम कुछ नहीं कर सकते अगर पाकिस्तान एंट्री डिने कर रहा है तो। पर देखिए दोस्तों, इधर एक ट्विस्ट है, हमें और एक प्रोविजन के बारे में समझना होगा, दैट इज इंटरनेशनल एयर सर्विसेज ट्रांसिट एग्रीमेंट। दिस इज ऑल्सो फ्रॉम इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, देखिए ICAO सेज इन दिस एग्रीमेंट दैट relief from the requirement for the need to request overflight clearance permit and mandates that each contracting state shall grant other contracting states the privilege to fly across its territory and landing for non-traffic purposes. Both India and Pakistan are IASTA signatories. तो कहने का मतलब यह है, जितने कंट्रीज ने इंटरनेशनल एयर सर्विसेज ट्रांसिट एग्रीमेंट साइन किया है, दैट इज IASTA साइन किया है, उन्हें दूसरे कंट्री का एयर स्पेस एंटर करने के लिए स्पेशल क्लियरेंस लेने की जरूरत नहीं है। और ऊपर से इंडिया एंड पाकिस्तान IASTA के सिग्नेटरीज भी हैं, तो एक दूसरे को ऑटोमेटिक क्लियरेंस दे देना चाहिए। पर देखिए दोस्तों, और एक बात यह है, इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस के बारे में आपको मालूम है, इतना ठीक नहीं होने की वजह से हम मैक्सिमम पाकिस्तान एयर स्पेस को अवॉइड करते हैं एंड वाइस वर्सा ऑल्सो, पाकिस्तान भी मैक्सिमम इंडियन एयर स्पेस को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं और ये इमरजेंसी सिचुएशंस में एक दूसरे से परमिशन मांगते हैं। ठीक है, नाउ और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, IASTA के जो सिग्नेटरीज है वो नॉर्मल कोर्स में एक दूसरे के फ्लाइट्स को अपना एयर स्पेस यूज करने देते हैं। ठीक है, बट इसमें नॉन कमर्शियल मिलिट्री एंड स्टेट फ्लाइट्स इंक्लूडेड नहीं है। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब है, IASTA के अंडर ओनली कॉमर्शियल और कार्गो एयरक्राफ्ट अलाउड है, बाकी जो नॉन कॉमर्शियल है, मतलब जो कॉमर्शियल पर्पसेस के लिए फ्लाई नहीं करने वाला एयरक्राफ्ट है, और जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट है, और जो स्टेट फ्लाइट है, स्टेट फ्लाइट मतलब क्या है, जैसे कि हमारा प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ये सब फ्लाई करने वाला जो एयरक्राफ्ट है ना, तो इस तरह के एयरक्राफ्ट को ऑटोमेटिक परमिशन नहीं दिया जाएगा IASTA के अंडर। ठीक है, नाउ मैंने आपको पहले ही बताया, ये जो एयरक्राफ्ट है जिसमें हमने एड भेजा है वो है इंडियन एयरफोर्स का C-17 ग्लोब मास्टर, दैट इज ए मिलिट्री एयरक्राफ्ट। तो इसी वजह से पाकिस्तान ने एंट्री मना किया। तो कुल मिला के ये है दोस्तों, अगर पाकिस्तान ने मना किया है तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि IASTA एग्रीमेंट के हिसाब से मिलिट्री एयरक्राफ्ट इसमें कवर नहीं होता। पर देखिए दोस्तों, बात उसकी नहीं, बात है इमरजेंसी की। अब टर्की में एक इमरजेंसी सिचुएशन है, अब इतने सामान अगर उधर तक पहुंचाना है, हमने बहुत कुछ सामान भेजा है और इतने सामान भेजना है तो C-17 ग्लोब मास्टर जैसा एक एयरक्राफ्ट चाहिए। ये पाकिस्तान को समझना चाहिए, पाकिस्तान को इतना तो समझना चाहिए, हम ऐसे सिचुएशंस में पाकिस्तान को स्पाई नहीं करेंगे या फिर पाकिस्तान में जाके कोई बॉम्ब नहीं गिराने वाला है। एथिक्स की बात होती है कि नहीं। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता देता हूं, मैंने आपको बोला यूनाइटेड नेशंस का एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। वैसे इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग गाइडलाइंस है, पॉलिसीज है, बहुत कुछ है। ठीक है, पर यह सब कोई भी कंट्री के ऊपर बाइंडिंग नहीं है। अब बाइंडिंग नहीं है तो अगर एक कंट्री उसे फॉलो नहीं कर रहा तो कुछ नहीं कर सकता, है कि नहीं। तो दोस्तों दैट्स इट। आई होप आपको इस पर्टिकुलर इश्यू का अलग अलग एस्पेक्ट्स समझ में आ गया होगा। अब जब एथिक्स की बात आती है तब हम किसी को क्या बोलेंगे, जिनको समझना है वो समझ जाएंगे, जिनको नहीं समझना है नहीं समझेंगे। तो इस बारे में आपका क्या ओपिनियन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।